Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of history, that is bricks, beads and bones. ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीड्स मतलब मन के होते हैं जो छोटे छोटे माला में पिरोए जाते हैं, और हड्डियां मतलब अगर हम देखें कि जितनी भी ये सिविलाइजेशन है, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर किसी सिविलाइजेशन के बारे में हमें कुछ पता लगा है या जो हमने खोजा है, तो ज्यादातर हमने जो इसकी स्टडी किया वो ब्रिक्स को लेकर कि पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, या वहां पर कुछ बीड्स मिले, कुछ पुराने हड्डियां मिली कब्रिस्तान के अंदर। तो उनसे जब स्टडी किया तो तब पता लगा है कि इस सिविलाइजेशन में लोगों का सोशल, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की लाइफ थी। तो हड़प्पन, जो हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिस सिविलाइजेशन की बात करेंगे वो है जी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दो, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन किसके, साउथ एशिया के, कहां से एक्सटेंड करता था ये, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहां तक इसका पूरा एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और सिटीज अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी, और घर ईंटों से बने हुए थे। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम की उस समय भी इन्होंने नालियों को बनाने पर बहुत ज्यादा अपना कह दो कि ब्रेन यूज किया, इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जैसे आज हम बना रहे हैं। और फिर वाटर सप्लाई सिस्टम कि वाटर का कैसे सप्लाई होगा। हड़प्पा सिटी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, ये जो 2600 बीसी, 2600 से लेकर 1900 बीसी तक वेस्टर्न पार्ट साउथ एशिया के, यहां पर यह फ्लरिश हुई। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही, क्योंकि हड़प्पा मेन सिटी थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा। चाहे इंडस वैली कह दो, तो हड़प्पन सील की हम बात करें, यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट हड़प्पन सील हमें मिली। ठीक है, हड़प्पन सील जो थी, अब वो आप कह दो कि सी टाइट, एक मुलायम पत्थर होता है उससे, ठीक है, जिस पर आप कह दो अलग अलग प्रकार के जितनी भी सील्स मिली, 4-5 सील्स अगर अलग अलग हम देखें, अलग अलग एनिमल्स के उनके ऊपर चित्र थे, मोटिव्स थे उनके ऊपर, एनिमल मोटिव, एनिमल के चित्र बने हुए। ठीक है, और अनडेसिफर्ड कि आज तक उस भाषा को पढ़ा नहीं गया, उस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया, उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। तो हमारी जो वेल्थ है, नॉलेज, ठीक है, लोगों के बारे में और इस रीजन के बारे में, वो सिर्फ हमें अगर इस रीजन के बारे में पता लगा, वो सिर्फ जो पुरातत्व चीजें हैं, पुरानी जो चीजें हमें मिली, चाहे वहां पर मोटिव्स मिले, एनिमल मोटिव, सील्स मिली, चाहे हमें वहां पर आपका जो ब्रिक्स मिली, बोन्स मिली, हमने जो वो सबूत छोड़ के गए थे लोग, ठीक है, जो हमें जमीन के अंदर मिले, उन्हीं से हमने अपना ज्ञान अर्जन किया, उसी से पता लगाया कि ये लोग कैसे रहा करते थे, किस तरीके से रहा करते थे। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स मिली, कुछ सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, ठीक है, जो कहां पर मिले हमें, कि अगर हम बात करें तो ये सारी जो चीजें थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको स्टडी किया गया, उसको इंटरप्रेट, उसका व्याख्या की गई आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की। ठीक है, और इवन ये जो इंटरप्रिटेशन थी, अब देखिए मटेरियल जो मिले, ठीक है, स्टोन ब्लेड्स की बात करो, बीड्स की, अब ये सारी चीजें जम्मू में मिली, बलूचिस्तान में मिली, गुजरात में और अफगानिस्तान में। अब हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइमलाइन थी वो 6000 बीसीई से लेकर 1300 बीसीई तक थी इसकी, जो इसका जो टाइम स्पैन है पूरा। ठीक है, और
ये फ्लरिश हुई, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, वो हुई थी जी 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए अर्ली हड़प्पन जब ये बन रही थी, कि जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बनना शुरू हुई, ठीक है, जिसको हम इसकी अर्ली लाइफ बोलते हैं कि 6000 बीसी से लेकर फॉर्मेटिव स्टेज थी जब ये फॉर्म हो रही थी। और फिर जी मैच्योर हड़प्पन जो आ गई 2600 से लेकर 1900 बीसी तक, जो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई, बार बार कह रहा हूं फ्लरिश इस समय हुई। अब जो लेट हड़प्पन है आपकी, वो है जी 1900 से लेकर 1300 बीसी, जब ये बिल्कुल खत्म हो गई। अब इसके जो आर्टिफैक्ट थे उसमें पोट्री, ब्रिक्स, वीड्स, सील्स, बीड्स ये सारे थे, ठीक है। ये अलग अलग अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र, फिर पाकिस्तान में, इंडिया में, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एरियाज में ये मिले, जो बड़े जो देश थे, ठीक है। अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया इंडिया का, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ठीक है, इस जगह पर ये मिली। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम, अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही लिखा जाएगा। अब है जी, अगर हम आगे बात करें, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हमेशा याद रखिएगा, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटेम्पररी थी किसकी? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। अब देखिए 11th की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा, उसको इसकी समकालीन माना जाता है, कि वो और ये दोनों, इन दोनों में फर्क है, लेकिन एक ही समय पर, कि जैसे एक 1400 में, एक 1500 में, तो अगर वो 1420 में हुई तो ये 1520 में, कंटेम्पररी की समकालीन, उसी समय पर वो हुई, इसी समय पर ये हुई, ठीक है। तो अब जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था, इससे पहले बहुत सारी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल कल्चर थी इस रीजन में, और ये कल्चर की अलग तरीके की अपना यूनिक स्टाइल था, पोट्री का अलग तरीके की पोट्री हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन आने से पहले, ठीक है। एग्रीकल्चर अलग तरीके की सबूत मिले हमें कि यहाँ पर पोट्री के अलग स्टाइल्स थे, एग्रीकल्चर थी, लोग पशुओं को चराया करते थे, अलग अलग तरीके की क्राफ्ट थी, ठीक है। जो सेटलमेंट थे कल्चर के वो स्मॉल साइज के थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये सेटलमेंट बड़े होते गए, बड़ी बिल्डिंग्स बनती चली गई, ठीक है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, धीरे धीरे अर्लियर फार्मिंग से, कम्युनिटी से, ठीक है, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ होती गई, ट्रांसफॉर्म होती गई और बड़ी होती चलेगी, तो छोटे जो सेटलमेंट्स थे वो बड़े बनते चले गए, ठीक है। अब है जी हड़प्पा का, अगर हम मैप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर मैप देखिए थोड़ा सा। एक तो यहाँ पर मोहनजोदारो लिखा हुआ है, ये रहा, इधर हड़प्पा है, ये इंडस नदी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडस नदी के इर्द गिर्द थे। ये लोथल हो गया, कालीबंगा जो राजस्थान में है, तो हड़प्पन और मोहनजोदारो, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों कहीं किसके इर्द गिर्द है? इंडस नदी के इर्द गिर्द हैं। जो रोपड़ साइड से नदी आ रही है, इंडस नदी, जो बाद में समंदर में गिर जाती है, लेकिन आज ये पाकिस्तान से गुजरती हुई समंदर में गिरती है, ठीक है। तो पहले इंडिया था, तो इस वजह से ये समंदर में गिरती थी, इसके इर्द गिर्द ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी। और सिविलाइजेशन जो बसने का, कि आपको कि हमेशा नदी घाटी के इर्द गिर्द सिविलाइजेशन क्यों बसती थी, जो मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं अब, ठीक है। इसमें ये देखिए कि ये जो इंडस वैली है, मोहनजोदारो है, ये इसके इर्द गिर्द क्यों बसा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैप को। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के इर्द गिर्द क्यों हुई इंडस नदी के? क्योंकि लोगों को पानी की जरूरत बहुत पड़ती थी। अब पानी की समस्या के लिए लोग कहीं ना कहीं ये करते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी वजह से फ्लरिश हुई, क्योंकि ये नदी घाटी के इर्द गिर्द थी, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए इसको कहा जाता था कि ज्यादातर जो सिविलाइजेशन थी वो नदियों के इर्द गिर्द ही बनी थी। आपकी जो सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, कि गुजारा करने के तौर तरीके,
तो मैच्योर हड़प्पन जो कल्चर थी, ठीक है, जो अर्ली हड़प्पन एरिया से उसमें मैच्योर हड़प्पन की धीरे धीरे शुरू की जो हड़प्पन कल्चर थी फॉर्मेटिव स्टेज से मैच्योर स्टेज में आ गई। अर्ली हड़प्पन जो थी उसमें कॉमन एलिमेंट जिसमें सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की बात करती है कि जो इनकी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हड़प्पन जो लोग थे, ठीक है, अब देखिए इसमें उनकी डाइवर्स डाइट थी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे अर्ली कल्चर के अंदर इनकी जो इनके गुजारे के तरीके थे, तो ये ग्रेन्स जो यूज करते थे उसमें वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, शीशम और मिलेट, और ये गुजरात में मिला, ये सारी चीजें गुजरात में मिली। फिर आपके राइस है वो थोड़ी थोड़ी जगह मिला, ठीक है। तो अब एविडेंस शो करते हैं इसी वजह से देखिए कि हड़प्पा की डाइवर्स डाइट थी, अलग अलग तरीके के एनिमल्स को प्लांट्स को खाया जाता था। तो आर्चोबोटनिस्ट जो हैं उन्होंने चार्ड ग्रेन्स जो भुने हुए चने हैं उनसे सीड्स को लेकर इनकी डाइट बनाई। तो हड़प्पन साइट्स पे अलग अलग तरीके के, ठीक है, फसलें मिली हैं। ग्रेन्स थोड़ा कम मिला है, राइस कम मिला है क्योंकि राइस का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, ठीक है। अब मिलेट जो है वो गुजरात में, तो इसका मतलब ये है कि मिलेट को गुजरात में यूज किया जाता था। अब आपका अगर एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, एग्रीकल्चर टेक्निक्स में हम देखें, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी देखेंगे हम कि आपका जो एनिमल के बोन्स मिले हैं हड़प्पन साइट्स में, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के जानवरों को, तो आर्चियोजूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल्स बोन से ये बनाया कि कहीं ना कहीं ये लोग जो थे आर्चियोबोटनिस्ट और आर्चियोजूलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियां मिली हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे एनिमल्स को पाला जाता था, ठीक है। और वाइल्ड स्पीसीज की बोन्स मिली है जिसमें बोर जो आपका जंगली सुअर होता है, डियर और घड़ियाल, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन जानवरों को भी ये लोग खाते होंगे। और लेकिन हमें परफेक्ट, ठीक है, साक्ष्य नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिले हैं कि क्या ये लोग, जब ये वाइल्ड स्पीसीज की हड्डियां मिली हैं तो इसका मतलब क्या ये लोग इन जानवरों को हंट करते थे या शिकारी जो लोग हैं जो शिकार करते थे उनसे इनको खरीदते थे। और ये भी हो सकता है कि ये अपने सामान का आदान प्रदान करते हो, मतलब बार्गेनिंग वाला, कि वो लोग इन्हें जानवर दे देते थे, ठीक है, जिनका शिकार किया होता था, और ये उन्हें वीट, बार्ले, आपका जो लेंटिल्स, चिकपी दे देते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइस भी उगाया जाता था तो इसलिए। और फिश और फाउल की, ठीक है, मतलब पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं हड़प्पन साइट्स पर, तो इसका मतलब पक्षियों की हड्डियां, फिश की हड्डियां भी मिली हैं, बोन्स मिले, तो इसका मतलब इनको भी ये खाते होंगे शायद, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर्चियोजूलॉजिस्ट ने जो इनकी डाइट बनाई उसमें ये भी रखा कि शायद ये जानवरों को भी, जानवरों का मीट भी खाते होंगे। अब है जी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर किस तरीके से की जाती थी। अब वहां पर एग्रीकल्चर का इसी वजह से पता लगता है कि वहां पर ग्रेन मिले हैं, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर तो होती थी, लेकिन कैसे होती थी उसका कोई ब्यौरा नहीं मिला, और हम कोई स्पेसिफिक किसी धारणा पर नहीं जा सकते कि किस तरीके से यहाँ खेती की जा सकती थी और खेती का तरीका क्या था। तो अब सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, बड़ी बड़ी सील्स मिली हैं, ठीक है। तो ऑक्स की मूर्तियां, ऑक्स की बनी हुई कह दो कि छोटी मोटी मूर्ति मिली है, ठीक है, ऑक्स की बनावट का कोई जानवर मिला है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ, तो इसका मतलब ऑक्स को ये प्लगिंग के लिए यूज करते थे। टेराकोटा मॉडल प्लग के भी मिले हैं, ठीक है, कहां पर, चोलिस्तान और बनवाली जो हरियाणा में है वहां मिले हैं, बनवाली हरियाणा, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि बुल को यूज किया जाता था, ठीक है, और या ऑक्सन या बुल
को यूज किया जाता था खेती के लिए। ठीक है, एविडेंस मिले हमें प्लग्ड फील्ड के, कहां पर, कालीबंगा में, कि खेत को जोता जाता था तो बीच में जगह थोड़ी सी बन जाती है, ठीक है, आप जिसको कह दो मेंढ बन जाती, तो मेंढ बनी हुई, 2 सेट मेंढ बनी होती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये खेतों को डिवाइड करते थे, 2 सेट की फरोज राइट एंगल पर सजेस्ट करती थी कि अलग अलग तरीके की क्रॉप को उगाया जाता था, उसके बीच में मेंढ बना दी जाती थी। और हड़प्पन जो थे वो किसको, स्टोन ब्लेड्स को यूज करते थे फसल को काटने के लिए। ठीक है, एविडेंस मिले हैं कॉपर टूल्स के, स्टोन ब्लेड टूल्स के। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ठीक है श्योर नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद इसी वजह से इनका क्या खेती होती थी और इसी तरीके से ये फसलों को काटा करते थे। फसलों को काटने के लिए मेटल के टूल्स यूज कर लिए, कॉपर टूल्स यूज कर लिया, स्टोन ब्लेड्स, ठीक है, स्टोन के टूल यूज कर लिए काटने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज होते थे स्टोन टूल्स। इरिगेशन की बात अगर हम करें, जरूरी थी सेमी एरिड एरिया के लिए, ऐसी जमीन जो अर्ध शुष्क हो, मतलब ज्यादा सूखी भी ना हो और ज्यादा मॉइस्चर वाली भी ना हो, जैसे राजस्थान है। ठीक है, तो इरिगेशन रिक्वायर थी। तो कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं, कि सबूत मिले हैं, थोड़े बहुत छोटे बहुत सबूत मिले हैं, कहां पर, सुरतगई में, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। आज पंजाब बहुत एग्रीकल्चर प्रोविंस है, लेकिन उस समय, आज बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होती है, लेकिन उस समय शोटगई जो अफगानिस्तान में, वहां पर कैनाल के सबूत मिले, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर जो था वो शायद वेल से या आर्टिफिशियल तरीके की इरिगेशन होती होगी। ठीक है, और ये भी है एंशिएंट कैनाल्स, हो सकता है कि पुरानी जो कैनाल्स होंगी, ठीक है, वो सिल्ट हो गई होंगी, वो गाद, जो गाद आती है पीछे से, उससे भर गई होंगी, इसकी वजह से वो खत्म हो गई होंगी, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, इसलिए हमें क्या पता सबूत ना मिले हो पंजाब और सिंध में, क्योंकि सिल्टेड होंगी। तो इसलिए आर्टिफिशियल तरीके, जिसमें वेल हो गया, पंप हो गया, इस तरीके से, मतलब कुओं से खेती या टैंक से खेती की जाती थी। तो हमें बहुत सारे, ठीक है, रेजर्वॉयर्स मिले हैं, वाटर के रेजर्वॉयर्स, कहां पर, धोलावीरा में, जहां पर एग्रीकल्चर के लिए वाटर को स्टोर किया जाता था। अब है जी किस तरीके से एनिमल्स के बोन जो हैं, कैटल के, शीप के, बफेलो के, पिग के, ठीक है, साइट्स पर फाइंड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है, घड़ियाल और ये सारी चीजें, ठीक है, तो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते थे। ठीक है, उनकी हड्डियां मिली हैं, तो ठीक है। अब अगला जी मोहनजोदारो, एक ऐसा शहर जिसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग हुई, ऐसा शहर जिसको बड़ा प्लानिंग के तरीके से बनाया गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे यूनिक, ठीक है, अर्बन सेंटर है, सबसे यूनिक, सबसे अलग, मोहनजोदारो, जो अपने आप में विशिष्ट था और पूरा प्लान्ड तरीके से बनाया गया। 26 सेंचुरी बीसी में सबसे बड़ा सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सिटी और वेल नोन साइट। ठीक है, अब मोहनजोदारो जो था, मोहनजोदारो की अगर बात करते हैं, मोहनजोदारो जो था एडवांस सिटी था, ठीक है, प्लान्ड के साथ बनाया गया और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बड़ा प्लान्ड सिटी था, सोच समझ कर बनाया गया, तो इससे मतलब हर चीज बड़ी सोच समझ कर रखी गई। अब इसके 2 पार्ट, पहला सिटाडेल, जिसको हम बोलते हैं जी हायर सेटलमेंट, कि सिटाडेल ऊपर बना हुआ था और नीचे का जो एरिया था उसको हम बोलते थे जी लोअर टाउन। सिटाडेल छोटा लेकिन हायर, ऊपर चबूतरे पर बना हुआ। लोअर टाउन, लोअर लार्जर, बड़ा टाउन था, ठीक है, और एक तरीके से, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ सिटाडेल स्मॉलर हायर,
ठीक है, बिल्डिंग्स जो मड प्लेटफॉर्म पर वॉल से सराउंड थी। ठीक है, अब ये जो था ये वॉल्ड था, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर था, लेकिन लोअर टाउन छोटा था, बड़ा था, लेकिन नीचे बना हुआ था। ठीक है, अब अगर बात करें हम सिटाडेल की बात करेंगे, अगर यहां पर टॉपिक अलग से होगा तो ठीक है, नहीं तो सिटाडेल जो था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लोअर टाउन से सेपरेट था। तो अब साइट्स जो हैं, अब अलग अलग दोनों टाउन को बना रखा था। ठीक है, अब जो धोलावीरा और लोथल है गुजरात में, ठीक है, इन दोनों का जो सेटलमेंट था पूरा वो फोर्टिफाइड था, मतलब किलेबंदी की हुई थी, अलग अलग तरीके से सेक्शन में डिवाइड था, सेपरेट था वॉल से। सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट हाइट। सिटाडेल जो लोथल के अंदर था उसकी वॉल नहीं बनी हुई थी। सिटाडेल मतलब सिटाडेल हमें कहा मिले, धोलावीरा और लोथल में, लेकिन लोथल वाला जो सिटाडेल था वो वॉल्ड वाला नहीं था, उसमें वॉल नहीं बनी हुई थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो हाइट पर बनाया गया था। अब अगर आप ये कहें कि कोई भी फाउंडेशन बनानी है, किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाना है किसी प्लेस पर, ठीक है, अब उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए और पूरा एक चबूतरा बनाना पड़ेगा आपको। एक बार प्लेटफॉर्म बन गया तो उस पर बिल्डिंग एक्टिविटी को फिक्स्ड एरिया पर प्लेटफॉर्म के ऊपर केयरफुल प्लान करके आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, और तरीके से आप उसको केयरफुल प्लानिंग के साथ उसके ऊपर अपनी स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड रेशियो था जिसकी स्पेसिफिक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी, कि एक लेंथ, आज जो हम ब्रिक्स यूज करते हैं, ईंटें जो यूज कर रहे हैं, उनकी हाइट आप देख लीजिए, हाइट ब्रेड्थ और लेंथ एक जैसी सी होगी, जहां मर्जी आप देख लीजिए। तो इसका मतलब हड़प्पन सेटलमेंट में एक स्पेसिफिक रेशियो की ब्रिक्स को यूज किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। जितनी भी सिटाडेल के ऊपर बिल्डिंग बनाएगी, बिल्डिंग एक्टिविटी को चलाया गया रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी स्टैंडर्डाइज ब्रिक रेशियो थी। ठीक है, अब हड़प्पन का जो सेटलमेंट है ये देखिए, धोलावीरा और लोथल के अंदर, ठीक है, फोर्टिफाइड था। ठीक है, सिटाडेल जो लोथल के अंदर था वो वॉल्ड नहीं था। अब ड्रेन्स की बात, कि हड़प्पन सिटीज में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बड़ा डिजाइन किया गया था। लोअर टाउन में रोड्स और स्ट्रीट थी, वो ग्रिड पैटर्न में बनाएगी, कि इस तरीके से बनाएगी कि मतलब ग्रिड अपने आप को क्रॉस करेंगी, और जब वो नालियां बन जाएंगी उसके बाद में स्ट्रीट्स, ठीक है, उसके बाद में, कि पहले अब देखिए, लोअर टाउन हैड रोड्स एंड स्ट्रीट लेड डाउन ए ग्रिड पैटर्न। ठीक है, स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय हाउसेस, कि देखिए पहले रोड्स बनेंगी, रोड्स के साथ नालियां बनेंगी और फिर हाउसेस बनेंगे, हाउसेस को ग्रिड पैटर्न से बनाया जाएगा। अब हाउसेस की एक वॉल स्ट्रीट के साथ लगेगी और उसके साथ आपके ड्रेन फ्लो करेंगे, कि अब मोहनजोदारो के जो लोग थे वो ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से रखते थे कि आप ये कहिए कि एक घर की एक दीवार नाली के साथ टच करनी चाहिए, ताकि घर का जितना भी कूड़ा कचरा है, गंदा पानी है, वो ड्रेनेज में ही जाकर गिरे। तो उस समय बड़ा केयरफुल प्लानिंग के साथ पहले नालियां बनाई गई, ठीक है, रोड्स बनाई गई, रोड्स के साथ नालियां बनाई गई, फिर ह्यूमन हैबिटेशन को सेटलमेंट के लिए एरिया दिया गया। तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा सोच समझकर बनाया गया था। अब जो आपका मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, कोर्टयार्ड के अंदर। अब एक मोहनजोदारो में जो आपको कह दो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती थी लोअर टाउन में, क्योंकि अपर टाउन तो राजा के लिए था,
तो जो लोअर टाउन था उसमें आम लोग रहते थे, तो उनका जो घर था उसका बीच में एक आंगन होता था, ठीक है। कोर्टयार्ड रोजमर्रा के काम के लिए, ठीक है, जैसी बहुत ज्यादा गर्मी होती थी उसके लिए यूज किया जाता था कोर्टयार्ड को, कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हॉट वेदर और ड्राई वेदर में औरतें जो रोजमर्रा के काम अपने निपटाती थी। और प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी थी इसमें, क्योंकि प्राइवेसी रखने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, नीचे की बिल्डिंग में कोई भी विंडो नहीं बना रखी थी, एक भी विंडो नहीं थी। अब एक भी विंडो ना बनाने का मतलब है कोई भी आपके घर में ताक झांक नहीं कर सकता था, और घर का जो मेन दरवाजा था उससे अंदर का क्लियर व्यू कभी नहीं आता, दरवाजे को थोड़ा सा हटाकर बनाया जाता था ताकि कोई भी आंगन के अंदर ताक झांक ना कर सके, ठीक है। तो इस वजह से अपनी प्रिवेसी को देखने के लिए उन्होंने नीचे के दीवारों के ऊपर खिड़कियां नहीं बनाई और दरवाजे को इस तरीके से बनाया ग्राउंड लेवल पर, ताकि कोई भी एंट्रेंस से इंटीरियर का व्यू ना ले पाए। अब है, हर हाउस में एक बाथरूम होता था जो पक्का बना होता था ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स नीचे ले डाउन होती थी उसके। और अब जितने भी ड्रेन्स हैं, घर के जितने भी घर के अंदर बनी हुई नाली है उसको स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्ट किया गया था। कुछ घरों में सीढ़ियां भी मिली ताकि दूसरी मंजिल तक जाया जा सके। अब जो आपके बहुत सारे घरों में आप कह दो कि छोटे छोटे कुएं भी मिले हैं, लगभग मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई आगंतुक, कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उसे अगर प्यास लगती थी तो घर के पास बने हुए कुएं से वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो घर के अंदर ताक झांक नहीं कर सकते थे। तो आने जाने वाले लोगों के लिए इन्होंने कुएं भी बनाए थे। तो इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके से कुएं बनाए थे कि कोई भी घर के अंदर ना आ सके प्रवासी व्यक्ति। अब है जी सिटाडेल, जिसको हम दुर्ग बोलते हैं या जो ऊपर का टाउन होता है, स्पेशल और पब्लिक पर्पज के लिए, ठीक है। सिटाडेल जो था वो स्पेशल स्ट्रक्चर थी जो विशेष कार्यक्रमों के लिए बनाई गई थी। अब इस स्ट्रक्चर में एक वेयर हाउस था, तो वेयर हाउस के सबूत मिले कि वेयर हाउस की दीवारें मिली हैं, बहुत बड़ा एक एरिया मिला है जिसमें वेयर हाउस होता था। अब वेयर हाउस की जो ऊपर की, नीचे की दीवारें तो मिली, लेकिन ऊपर का जो होता होगा शायद वो लकड़ी का बनाया गया होगा, इसकी वजह से उसे दीमक खा गई। तो अब थोड़े बहुत सबूत मिले हैं वेयर हाउस के, शायद वहां पर ये लोग अपने कह दो कि अनाज को स्टोर करते थे। अब एक ग्रेट बात भी मिला है, वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्ट यार्ड के अंदर, ठीक है, जिसके चारों साइड में कॉरिडोर था। अब ग्रेट बात, एक रेक्टेंगुलर टैंक जो सराउंड था कॉरिडोर से। अब दो तरफ से सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ से टैंक के अंदर जाती थी, दो तरफ से सीढ़ियां, ठीक है। और ग्रेट बात जो था उसको वाटर टाइट बनाया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि एक भी बूंद पानी की बाहर ना आए, ठीक है। जिप्सम से, प्लास्टर से उसे इस तरीके से सेट किया गया ब्रिक्स को, ताकि पानी की बूंद भी बाहर ना आए। उसके 3 साइड में रूम से, ठीक है, एक साइड में वेल के 3 साइड में रूम थे, ठीक है। वाटर जो था, वेल के अंदर से जो वाटर था वो ड्रेन से बाहर निकलता था अगर टैंक फ्लो हो जाता था, ठीक है। अगर टैंक का पानी गंदा आ जाता था तो नाली बनी हुई थी जिससे वो पानी बाहर की तरफ चला जाए। नॉर्थ साइड में एक छोटी बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम थे, 4 ऑन ईच साइड, कॉरिडोर के 4 इस साइड में, 4 दूसरी साइड में, बीच में से कॉरिडोर गुजरता था, ठीक है। और हर बाथरूम से जो ड्रेन था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होता था, मतलब कॉरिडोर के अंदर से ड्रेन निकलकर स्ट्रीट ड्रेन तक जाता था। कॉरिडोर का जो ड्रेन था वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्टेड था। तो स्कॉलर्स ने इस यूनिकनेस की स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया जो यूनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसका जो लोकेशन है
सिटाडेल का, वो हमें ये बताता है कि ये स्पेशल स्नान के लिए, विशेष स्नान के लिए, कि धार्मिक स्नान के लिए, विशेष स्नान के लिए लोगों के लिए यूज किया जाता था। तो जो सिटाडेल है, अगर उसको देखें कि उसमें जो ग्रेट बात है, उसको सिर्फ विशेष पब्लिक पर्पज के लिए ही यूज किया जाता था। तो चाहे वहां वेयर हाउस मिला, वो भी विशेष लोगों के लिए होता होगा। और जो आपका आपका ग्रेट बात है, ठीक है, बड़ा जो स्नानागार है, ठीक है, जहां पर स्नान करते थे लोग, तो वो सिर्फ विशेष समय पर, चाहे किसी के कोई भी बहुत बड़ा ओकेजन हो, उस पर बात करने के लिए यूज किया जाता था। थैंक यू सो मच गाइस। अगला जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।